सभी तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें थोड़ी चीज़ों को हम लोग समझेंगे बड़े ध्यान से, है ना। अच्छा, ये वाला जो देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला जो है ब्लू कलर का जो है, इसको बोला जाता है उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। क्या बोला जाता है? उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम। और नीचे वाला को धरातलीय पवन, यानी सरफेस विंड्स का मतलब होता है धरातलीय पवन। ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये जो लाइन देख रहे हो यहाँ पे जो जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और इधर हो गया अफ्रीका का हिस्सा, है ना। ये चीज़ ध्यान देना। और एक चीज़ ध्यान दो कि ये एशिया का हो गया हिस्सा, इधर से यूरोप हो जाता है, ठीक है। इधर मलेशिया इंडोनेशिया वगैरह है। अब एक चीज़ देखना, मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये है विषुवत वृत्त है। ये वाला जो जा रहा है इक्वेटर विषुवत वृत्त है। ये जो लाइन जा रहा है डॉट डॉट करते हुए, ये विषुवत वृत्त है। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है, देखो अरब से, देखो बंगाल की खाड़ी अरब सागर है। तो ये जो आ रहा है इधर से ना, ये सरफेस विंड्स है। क्या है? सरफेस विंड्स, यानी जो कि धरती या फिर जो समुद्र है उससे टच करते हुए आ रही है। और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये वाला, जो मैंने बोला था ना कि जो मेडिटेरेनियन सी से होकर आता है ना। जो हम बोल सकते हैं कि साथ ही साथ जो यहाँ वाला जो आपका था, मैंने बोला भी था आप लोग को कि जो भूमध्य सागरीय जो है हवाएं आती हैं, इधर ही से आती हैं, ठीक है। विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्योंकि हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। अब देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है प्रशांत महासागर, है ना। ये हिंद महासागर वाला एरिया है। ये चीज़ ध्यान देना। और ये हम लोगों ने देख लिया सरफेस वाइंड्स। अब हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है भाई, कि अब यहाँ पे आपको एक और पिक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पिक्चर कौन सा है? ये वाला। तो ये पिक्चर है भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति को ये बताता है। अब इसमें ध्यान से देखना, ये बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने बता दी हिंद महासागर कहाँ है। ये देखो कर्क रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं। ये तिब्बत का पठार यहाँ पे है, यानी चाइना वाला हिस्सा होगा। ये धरातलीय पवने हैं। इस जहाँ जहाँ पे ऐसा टिक दिया होगा वो धरातलीय पवन है। जहाँ पे ऐसा होगा, जहाँ पे ऐसा 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 और ऐसा ऐसा अगर दिया होगा, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसे और ऐसे जो दिया है ना, ऐसे ऐसे में ये दिखाई दे रहा है, उसको उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोला जाता है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे, ये जो देख रहे हो उपोषण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये कहाँ? अफ्रीका के नीचे से होते हुए, साउथ अफ्रीका से होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ देख रहे हो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम को, कि जो इधर से होते हुए, है ना, थाईलैंड वाला जो इधर एरिया है, यानी साउथ ईस्ट एशिया वाला, यानी दक्षिणी पूर्वी जो एशिया, उधर से होते हुए ये कहाँ जा रहा है? अफ्रीका में घुस रहा है। अब धरातलीय पवने देखो, यहाँ से कहाँ से आ रहा है? नीचे से साउथ इंडियन ओशियन से आ रहा है और जाकर कहाँ मिल रहा है? अरब सागर में। यहाँ पे भी देखो, फिर यहाँ से आ रहा है इंडियन ओशियन से जाकर बंगाल की खाड़ी मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि हमें जानना है इन सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे देखो, इस चीज़ को समझो, भारतीय मानसून को लेकर कुछ चीज़ों के बारे में समझो। देखो, भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था और पवन तंत्र की दिशा उलट जाने उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, है ना। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून मानसून का नाम दिया था, ठीक है। तो ये चीज देखना। अच्छा, एक चीज और, मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 से उत्तर, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ है आप समझो। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ये वाला यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है इधर, तो 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण। तो 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण, है ना। अब समझो यहाँ पे 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 30 है, तो यहाँ पे 20 होगा। तो ये जो है 20 डिग्री उत्तर, यानी उत्तर में, अब 20 डिग्री दक्षिण में। तो कहने का मतलब ये है कि मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए कुछ हमें महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। देखिए, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने के की विभेदरी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है ना। अब दूसरा, अब यहाँ पे कारण जो है कुछ महत्वपूर्ण जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, वो ये है कि ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा की मैदान की ओर खिसक जाती है।
यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत ब्रिज से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। अब हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व, अब मेडागास्कर कहाँ है भाई, देखिए मेडागास्कर ये वाला है ना, तो मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री, पूर्व लगभग 20 डिग्री, यानी यहाँ पे अब ध्यान दो कि ये मेडागास्कर है ना, इसके पूर्व इधर, यानी यहाँ पे 0 डिग्री है तो 20 डिग्री यहाँ होगा, तो इसके पूर्व यानी 20 डिग्री में जो है दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। यह उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है, इधर से जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म होता है, ये वाला, जिसका परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी समुद्र तल से पठार जो है तिब्बत की पठार, मान लो तिब्बत की पठार यहाँ समुद्र यहाँ पे नीचे है उसका तल, तो इसके बीच में 9 किलोमीटर की डिस्टेंस यानी 9000 मीटर का, तो हम बोल सकते हैं कि 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा हम बोल सकते हैं भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है ना, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागर के ऊपर दाब की अवस्था में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः होता क्या है कि जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय, दक्षिण प्रशांत महासागर ये वाला है ना, उष्णकटिबंधीय जो हम बोल सकते हैं कि पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है, यहाँ पे निम्न दाब होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है ना, उलट जाता है, यहाँ पे यहाँ का जो होगा यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जो होगा यहाँ पे हो जाएगा। तो जब विपरीत हो जाएगा तो पूर्वी प्रशांत महासागर के, यानी पूर्वी प्रशांत महासागर इधर हो गया, पश्चिमी इधर हो गया, तो पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में, है ना, हिंद महासागर की तुलना में, इसके तुलना में हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी दोलन के नाम से जानते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक कहानी है, डार्विन जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जो कि हिंद महासागर हम बोल सकते हैं, यहाँ से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भाई यही हुआ ना, तो हिंद महासागर में आया ना, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण में और 131 डिग्री पूर्व, है ना, 12 डिग्री, ये ध्यान देना, 12 डिग्री 30 मिनट, तो 12 डिग्री 30 मिनट यानी 12 डिग्री इधर वाला और 30 मिनट, ये 30 मिनट माने यहाँ के आसपास होगा या फिर इधर के आसपास। ठीक है, तो 131 डिग्री पूर्व, 131 डिग्री पूर्व में, इधर से 131 डिग्री पूर्व, तो कहने का मतलब हम ये वाला एरिया मान सकते हैं, ये वाला पूरा एरिया, सॉरी फॉर दैट, ये वाला पूरा एरिया मान सकते हैं। तो तथा ताहिती प्रशांत महासागर का 18 डिग्री दक्षिण, 18 डिग्री दक्षिण में, ये ध्यान देना, 18 डिग्री दक्षिण यानी इधर की बात कर रहा है, इधर की 18 डिग्री दक्षिण में यानी इधर का बात कर रहा है, 18 डिग्री दक्षिण और 139 डिग्री पश्चिम में, 139 डिग्री पश्चिम में यानी उधर के, तो कुल मिला जुला के ये वाला एरिया हुआ, है ना। तो यहाँ के बारे में बताया था कि दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि मान लीजिए औसत से कम तथा विलंब से आने वाले मानसून, इसका मतलब। वहीं पे एल नीनो एक शब्द होता है, क्या होता है, एल नीनो, है ना, एल नीनो एक शब्द होता है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ये दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। क्या है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, नहीं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यह गर्म समुद्री जलधारा होती है जो पेरू के ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है ना। अब एक सवाल आता है कि भाई पेरू कहाँ है। देखिए पेरू के लिए मैं बता दूं आपको कि इधर वाला अमेरिका का नहीं दिखाया, लेकिन मान लो कि अमेरिका कुछ इस तरीके का है यहाँ पे, तो पेरू जो है साउथ अमेरिका में पड़ जाता है, जहाँ पे ब्राजील इधर होता है और इधर पड़ जाता है पेरू।
तो कहने जो कि पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसका राजधानी लिमा है, याद रखना। प्रमुख नदी अमेजन और मुद्रा निवोसोल है। यहाँ 3 तरह की जलवायु पाई जाती है। एंडीज में सर्द, तटवर्ती मैदानों में खुश्क सुहानी, और वर्षा वाले जंगलों में हम बोल सकते हैं गर्म और उमस वाली। यह देश इंका नाम के प्राचीन सभ्यता के लिए भी जाना जाता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो व्यापारिक ये तो हम लोगों ने देखा। तो अभी क्या है कि दाब की अवस्था में परिवर्तन के संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को हम एनसो यानी ईएनएसओ, एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है, यानी देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईस्टर्न सॉरी एल नीनो, ई एन एसओ को अल नीनो साउथ ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है, ध्यान देंगे। अब अल नीनो क्या होता है बढ़िया से समझो। देखो, ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है ना। एल नीनो स्पेनिश शब्द है, ध्यान देना, जिसका अर्थ होता है बच्चा, है ना, जो कि बेबी क्राइस्ट को डिनोट करता, व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। क्रिसमस के समय मतलब क्रिसमस यानी दिसंबर के महीने में। तो एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है और उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है, यानी ट्रेड विंड्स को बढ़ा देती है। तो ये तो हमने देखा। अब मॉनसून का आगमन और वापसी के बारे में थोड़ा जानिए। देखिए, व्यापारिक पवनों यानी ट्रेड विंड्स के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। तो अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। और उच्च पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती है। अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आपको समझना है ना। अब ये समझ ही लीजिए, ये अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी, और ये उत्तर पश्चिमी यहाँ पे आकर मिल जाती है। तो गंगा नदी यहीं से होकर गुजर रहा है ना। तो ये तो मैप में बताना नहीं, आपको तो ऐसे भी मालूम है, मैप मैंने समझा ही दिया बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में सामान्यतः होता क्या है कि मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी से शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में, ये पिक्चर वो एक रुक जाना थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो ये थोड़ा पिक्चर हम लोग इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि मान लो 29 जून है ना, 29 जून तक पहुँचती है। तो यहाँ से बंगाल के खाड़ी से जो है 29 जून तक यहाँ पहुँचती है दिल्ली तक। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुँच जाता है और मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुँच जाता है। ठीक है, तो मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाती है ना। मध्य अक्टूबर यानी मिड अक्टूबर, इन 15 अक्टूबर के आसपास, इसके मतलब आसपास। अब एग्जैक्ट 15 ही अक्टूबर नहीं, माने इधर उधर हो सकता है, 2-3 दिन आगे पीछे, 5-6 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है। तो उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाती है। उत्तरी भाग से ये वाला प्रायद्वीपीय वाला ऐसे हो गया, इधर से पूरी तरह पीछे हट जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। इधर वाला वापसी की गति तीव्र होती है। जैसे अगर मान लो इधर से जब बारिश आई तो इधर से ऐसे वापस हो जाएगा, है ना, तो इस इधर से जाएगा, स्पीड में वापस आ जाएगा। और प्रायद्वीपीय ये दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। जहाँ पे तनी मनी पानी गिरबो करता है दिसंबर के महीने तक खत्म हो जाता है, मतलब शुरू होते होते। अब द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है।
मानसून की सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप वाला एरिया हो गया, उधर सबसे पहले होती है। और नोट ओनली कि सिर्फ हमारे ही देश के द्वीप का, अलग अलग देशों के अलग अलग जो आइलैंड्स हैं, द्वीप, वहाँ पे भी ऐसे ही हाल है। तो यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक, दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना। अप्रैल के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है ना। तो अभी हमने देखा कि जनवरी से प्रथम सप्ताह तक, यानी दिसंबर के प्रथम सप्ताह और जनवरी के प्रथम सप्ताह तक दक्षिण से उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाती है। सॉरी फॉर दैट, मानसून की वापसी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, यानी वापस लौटती है। चूंकि अभी माफ कीजिएगा, वापस लौटती है तो फिर इधर ही से आएगी ना। अब थोड़े ना ठंडा में मानसून आता है तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। देखिए, इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है ना। अब देखिए, ऋतुओं के बारे में आपको जानना है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है, और एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। बहुत मतलब बहुत अधिक, और विशेषकर देश के आंतरिक भागों में, यानी इनलैंड्स में यह परिवर्तन जो है अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। अब जैसे तटीय क्षेत्र जो हैं, ये वाला जो है इंडिया का तटीय क्षेत्र हो गया, तो जो तटीय क्षेत्र हैं, तो इनके तापमान में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं होती, भिन्नता नहीं होती। हालांकि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती, कहीं ज़्यादा पानी हो गया, कहीं कम हो गया। तो आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, कितने प्रकार के आपके यहाँ पे मौसम आते हैं, उनका आप जो है बताइए। हालांकि भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, है ना। अब शीत ऋतु जो है उत्तरी भारत में हम बात कर सकते हैं, तो शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है, उत्तरी भारत में, इधर वाला पूरा जो है। और भारत के उत्तरी भाग में आप अगर विशेषकर अगर बात करें, तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा रुक जाइएगा, पिक्चर मुझे देखने दीजिएगा। हाँ देखिए, अब जैसे एक चीज़ समझना आपको कि मान लीजिए कि भारत के उत्तरी भाग में अगर आप बात करेंगे, मैंने बता दिया उत्तरी भाग, दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। अभी ठंडा है भी इस महीने में, देखिए आप, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। जैसे तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेगा तो बढ़ने के साथ घटता जाएगा ना जी, ये चीज़ समझना है आपको। और पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, इधर इस महीने में होता है। 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, 24-25। जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कभी आजकल तो 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, शायद आप देखे नहीं होंगे। उत्तर में तुषारपात सामान्य है, हालांकि दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है, बर्फबारी होती है, और इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, और इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है, आप देख भी रहे हैं। तो इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा जो है तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, और देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं, है ना। तो उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। अब शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्भाव विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है, और इसके पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। अब इसके कारण शीतकाल में अगर हम बोले तो मैदानों में वर्षा होती है, तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हालांकि शीतकाल में अगर बात कीजिएगा ना, तो वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा बहुत कम होती है। हालांकि ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बताइए रबी फसल में क्या क्या आता है, बताइए। देखिए, प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है ना। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ पे तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। कल हम लोग ग्रीष्म ऋतु के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।